In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने हमारी गुफ्तगू हुई मुकम्मल और तफसील के साथ वर्क पे, काम, फ़िज़िक्स में कुछ और जो है ना एंगल में हमने इस चीज़ को समझा। वैसे तो खाना खाना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है। फ़िज़िक्स में वो डेफिनेशन, फ़िज़िक्स में किसी चीज़ पे फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, वर्क कहलाते हैं। कल मैंने आपको दो कंडीशन बताएं। कल जो मैंने पूरी बातें की, ग्राफ वगैरह जो डिस्कस किया, वो मैंने वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट यानी फोर्स चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिसमें वर्क डन हो रहे होते हैं लेकिन फोर्स वेरिएबल होता है, चेंजेबल होते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है। रॉकेट मूव्स अपवर्ड, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो उस पर फोर्स लगती है नीचे की तरफ ज़मीन की, तो वो फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ कम हो जाती है, तो उस वक्त वर्क की कैफियत कुछ और होंगी। अब कैसे मालूम करेंगे उस वक्त हम वर्क डन कितना हुआ रॉकेट पे? आइए स्टूडेंट समझते हैं। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। इफ़ अ फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू अ डिस्टेंस d, देन इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। एक चीज़ को आप उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, या अगर इस ये समझ में नहीं आ रहा है तो फ़र्ज़ कर ले एक कि आप जो है ना इस तरह की एक वो कंसीडर करें कि आप एक चीज़ को यहाँ से लेके आ रहे हैं या साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ आपको आसानी के साथ कम फोर्स के साथ आप यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन ये चढ़ाई चढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। फोर्स कम ज़्यादा ये कंडीशन आ जाती है ना, वेरिएबल फोर्स बोलते हैं इसी को। अब किसी डिस्टेंस, अब यही बोल रहे हैं, इफ़ फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट ना रहे थ्रू अ डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। अब इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल लफ्ज़ का दूसरा मतलब है चेंजेबल, बार बार तब्दील हो, चेंज हो जाना, कांस्टेंट नहीं रहना। एंड वर्क डन बाई इट इज़ कॉल्ड वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। और इससे जो काम होता है उसको बोलेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। क्लियर है बात? दो एग्जांपल, एक रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो देखो F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m रॉकेट, ये मास ऑफ अर्थ, ये रॉकेट, डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होंगी फोर्स उतनी कम हो जाएंगी, बिकॉज दीज टू रिलेशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएंगे उतना ही फोर्स कम हो जाएंगी जाते जाते, तो वेरिएबल फोर्स हो गई ना। इसी तरह फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में अगर हम देखें ना, फर्ज कर लीजिए एक स्प्रिंग के साथ जो है ना एक बंधा हुआ है, ये चीज़ आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स इस साइड पे लग रहे होते हैं जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। स्प्रिंग लगा रहे होते हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिलेशन में देखें तो फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उतना फोर्स बढ़ेगी, जितना डिस्प्लेसमेंट कम होंगी उतना फोर्स। कहने का मतलब ये है, अगर ये इसका मीन पोजीशन हो ना, यहाँ पे इस पर ज़्यादा फोर्स लगेंगी, डिस्प्लेसमेंट एक ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेंगी। नीचे की तरफ आके दोबारा इसी मीन पोजीशन से जहाँ से आपने खींचा था यहाँ पहुँचेगी तो इस पर फोर्स कम होगी। तो ये जो स्प्रिंग वाला फोर्स है वो भी क्या होता है? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो दो एग्जांपल आसानी से आप याद कर सकेंगे, मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके लिए फार्मूला बनाते हैं। तो बात अगर आपने सही से समझा तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो कल की क्लास अगर आपने सही से समझा ना हो जाएगा। फिज़िक्स में हर चीज़ इसी तरह आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकली लिखने का अंदाज़ होना चाहिए इसको और समझने का अंदाज़ होना चाहिए। बहुत आसान है फिज़िक्स, ईच एंड एवरीथिंग आसान है। मैंने पूरा पढ़ाया हुआ फिज़िक्स क्लास फर्स्ट है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप चैप्टर 4 तक मुश्किल हुआ अभी तक नहीं ना, आगे भी ऐसा ही है, मुश्किल थोड़ा है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर वेरिएबल फोर्स। एक पॉइंट ए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, एक पॉइंट बी। एक बॉडी यहाँ तक लेके आएंगे हम, लेकिन उस पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, यही बात लिखी है पॉइंट 1 में। दूसरा पॉइंट, अब जब ऐसी कंडीशन हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट आ जाए। उसके लिए सिर्फ एक ही हल था कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे रास्ते को छोटे छोटे पेचेस के अंदर या छोटे छोटे पाथ के अंदर उसको डिवाइड करना था रास्ते को। तो इससे क्या होता, छोटे करने से ना यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डिवाइड पाथ इनटू स्मॉल पैचेस
ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ये पूरा हमारे पास ये पूरा डेल्टा एक्स के बराबर है। अब इस डेल्टा एक्स के अंदर क्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेल्टा एक्स हमने कंसीडर किया। अब इसमें हमने अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री, 1 2 3 डॉट 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 डेल्टा एक्स एन आखिर में जाकर, ठीक है, इनफाइनाइट है ना इस वजह से। अब इन सब पे जो फोर्स लग रही है, x1 का फोर्स F1 F2 F4 5 डॉट 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 Fn रेस्पेक्टिवली। आई बात समझ में, तो ये बात भी आप याद कर सकते हो और लिख सकते हैं। ये डायग्राम तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क डन मालूम करना है। तो जो टोटल वर्क डन होगा ईच पेजिस, यानी इस रास्ते का वर्क डन और इस रास्ते का वर्क डन, इसका वर्क डन, इन सब को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी डेल्टा x1 और F1 मिलके एक वर्क डन करेगा जिसे डेल्टा W1, फिर डेल्टा W2, फिर डेल्टा W3। कहने का मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है ना, वो किसके बराबर है, W इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। आगे फार्मूले में कॉस थीटा भी आता है, वो हम बात की बात है। तो इन सब जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी छोटे छोटे रास्तों में हमने वर्क को डिवाइड किया है, उन सब का प्लस टोटल वर्क डन के बराबर होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे जब डेल्टा W1 की वैल्यू F1 डेल्टा x1 कॉस थीटा, ठीक है, देखो इधर ही देखो, ठीक है। डेल्टा W2 की वैल्यू F2 डेल्टा x2 कॉस थीटा 2, W3 की वैल्यू F3 डेल्टा x, बाकी सब सेम है, बस आपने यहाँ पे ये नंबरिंग जो है ना सब्स्टिट्यूट चेंज करना है, जो कि मुश्किल नहीं है। इसी तरह जाते 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 हमारे पास इधर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा WN तक पहुँच गए। डेल्टा WN में जस्ट F के साथ N, X के साथ भी N कॉस थीटा, ठीक है। इन सब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको इस तरह अरेंज किया। अब हमने क्या करना है, सब की वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो कंडीशन ये बन जाएगा, ये भी कोई मसला नहीं है। डेल्टा W1 की जगह पे ये वैल्यू पुट की, फिर ये वैल्यू पुट की, कीजिए, फिर डॉट डॉट ऐसे ही लगाया, डेल्टा WN की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक समझाता हूँ। अब यार ये तो कोई अच्छा फार्मूला नहीं है, हम कैसे याद रखेंगे, सबको कैसे लिखेंगे फार्मूला, तो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए कि एक ही चीज़ पुट करो और आपके पास आंसर आ जाए। तो इन सब की जगह पे आप समेशन यूज़ करते हैं। हाँ ये इन सब के सम को ना, ये वाला, ये F1 वैल्यू पुट की है ना, W1 W2, नहीं वो आसान है, इसके लिए ये आसान है, ये लंकी है ना काफ़ी। अब एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, डेरिवेशन तो करनी है हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो इन सब की जगह पे हम लिखते हैं समीशन। हम कहाँ से आए थे, इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। लेकिन जितने भी यहाँ पे इनिशियल से n नंबर ऑफ, तो ये इसका मतलब है समीशन। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, W इज इक्वल टू समीशन ऑफ इनिशियल वैल्यू फ्रॉम 1 टू फाइनल वैल्यू n। सारा जितने भी आपके पास है वो इस फॉर्म में लिखेंगे, ये फाइनल फार्मूला होगा। लेकिन बात कुछ यूँ आई, अनसर्टेनिटी चैप्टर नंबर 1 याद होगा आप लोगों को, थोड़ी सी याद है। ये रास्ते में भी जो है ना इतने सारे आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि वैल्यू आपके पास इधर उधर हो जाए। इधर उधर से मुराद ये कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, इस चीज़ के लिए ना लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिमिट इस तरह अप्लाई कर कि डेल्टा एक्स जो रास्ता है ना कि इतना कम है कि इसकी वैल्यू तकरीबन 0 के बराबर, इतने छोटे रास्तों में इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा फोर्स के साथ कांस्टेंट रहता है ईच पाथ पे, यानी हर एक पाथ पे ना फोर्स और वो कांस्टेंट रहता है। कल वाला फार्मूला इसको हर एक पे, तो इस वजह से यहाँ लिमिट यूज़ करते हैं। तो डेल्टा एक्स रीचेस टू क्या अप्रोच टू 0, ठीक है, समीशन ऑफ F1 Fi डेल्टा एक्स आई कॉस। इसको लिखने का एक और अंदाज है फॉर एक्यूरेसी के लिए इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। बाकी ग्राफिकली देखा जाए, कल मैंने आप लोगों को बताया एरिया अंडर कर्व हमेशा किसके बराबर आता है, ये हमेशा वर्क डन के बराबर आता है। तो वेरिएबल में इस तरह की ग्राफ बनेंगे आपके पास, तो ये आपको इस तरह भी कर सकते हैं। फिर मैंने हर रास्ते का अलग अलग से यहाँ पे बनाया, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे रास्ते होंगे, ओवरऑल एफ इधर शो करेंगे और एक्स इधर शो करेंगे, ठीक है। तीनों में से एक डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास था वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। पेपर पढ़ना भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बैठे एक सेकंड में बस।